वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो एमसीक्यू हैं, जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए उसकी समरी को देखेंगे। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो चैप्टर आपको पढ़ने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता है, उस चैप्टर को आप मात्र 10 मिनट के अंदर फिनिश कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर नंबर फर्स्ट की समरी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मानव समाज की। मानव समाज बेसिकली किस चीज़ पर आश्रित रहता है, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो रहता है आपका इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर। जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है अर्थव्यवस्था में, वैसे ही वैसे सामाजिक स्तर पर भी बदलाव आता जाता है। सपोज अगर आप देखो किसी ऐसी बस्ती को जिसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं, तो उनका जो रहन सहन होगा, उनके जो परंपराएं होंगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी उन लोगों से जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि आपकी अर्थव्यवस्था ये सब कुछ डिसाइड करती है कि आपका समाज कैसा होगा, आपकी संस्कृति कैसी होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कौन कौन से पॉइंट हैं जो अब तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, एक एक करके सबको कवर अप करते हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इसी से सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, अब पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है, आपका मृदभांड आते हैं, जो उस समय की पॉटरी थी वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ें, इसके अलावा जो मूर्तियाँ वहाँ से मिली, तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, तो सबसे पहले जो इस सभ्यता के साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, हड़प्पा से। इसी वजह से इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिस्र और मेसोपोटामिया ये दो सभ्यता हैं जिनके समकालीन हड़प्पा सभ्यता रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर लेखन कला थी, बट उसको आज तक डिकोड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ मतलब उनकी जो भाषा थी उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए, इसलिए इसको किस में डाला जाता है, आदि ऐतिहासिक काल में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, आपकी भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसके बाद आगे बात करें कि ये जो गैर आर्य सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी है, गैर आर्य सभ्यता है। क्यों, क्योंकि ये जो थी नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसी थी, आपकी अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि अगर आर्यों की बात करें तो उनकी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। अब हड़प्पा सभ्यता में लिपि ज्ञान और नगर नियोजन, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें आरंभिक आर्यों की, तो उनसे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर था। मतलब इनका जो पूरा लिपि ज्ञान था, या फिर हम बात करें नगर नियोजन की, तो दोनों ही सेंसेस में पहले की जो आर्य थे उनसे कहीं ज़्यादा ये बेटर थे। इसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट है नगर नियोजन। अगर नगर नियोजन की बात करें तो नगरों में नालियां जो थी वो सुदृढ़ अवस्था में थी। दूसरी बात कि यहाँ की जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से सड़कें जो हैं समकोण पर काटती थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सड़कों के किनारे, दोनों किनारों पर यहाँ पर क्या होता था, नालियाँ बनी होती थी। इस सबसे पता चलता है कैसी ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप्ड थी। और ये जो नालियाँ होती थी ये बड़ी ईंटों और पत्थर के टुकड़ों से इनको ढका जाता था, ऐसा नहीं था कि ओपन रखा गया हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें धातुओं की, कौन कौन सी धातुएं हड़प्पा सभ्यता में मिली, क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहली बात ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबे धातु का यूज़ किया गया। हड़प्पा में तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी ये सारी धातुएं मिली, लेकिन लोहे की प्राप्ति यहाँ से नहीं हुई। तो ये एक बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बाद इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है आपका व्यापार और वाणिज्य का। अगर हम व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो उस दृष्टि से ये जो सभ्यता थी काफ़ी डेवलप्ड थी, काफ़ी उन्नत सभ्यता थी। कपड़ों के लिए या फिर वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर देखा गया, हिंदुस्तान में ही देखा गया है। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ वहाँ से कपास के सूत की प्राप्ति होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे ही पॉइंट जितने हैं आपके प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि एमसीक्यू जितने भी दे रखे हैं उसको समराइज करके यहाँ पर सारे पॉइंट लिखे गए हैं। धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर कुबड़ वाला बैल की आकृति युक्त मोहर मिली है। मतलब एक ऐसी मोहर मिली जिसके ऊपर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई थी। यहाँ खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत जो है वो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर की जो मूर्तियाँ मिली हैं और जो मोहरें मिली हैं उससे पता चलता है कि यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। मतलब धार्मिक चीज़ों की साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन ऐसा पता नहीं चलता कि ये इतना ज़्यादा डोमिनेट करते थे। यहाँ पर मातृ देवी, पशुपति, शिव और लिंग और योनि इसकी मूर्तियाँ मिली। इसके अलावा पीपल, नीम आदि ये ऐसे पेड़ होते थे जिनकी पूजा करी जाती थी। इसी तरीके से नाग की बात करें, दूसरे जीव जंतुओं की बात करें तो उनकी भी उपासना यहाँ पर की जाती थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मृदभांड की। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल के जो मृदभांड पाए गए, उसी आधार पर इस सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध किया गया है। मतलब ये जो थे आर्यों से पहले की सभ्यता थी, ये इसी बात से पता चलती है जो यहाँ पर मृदभांड मिले हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, मतलब लाल मृदभांड होते थे, पूरा जो पॉटरी होती थी कैसी लाल होती थी, उसके ऊपर काली आकृतियां यहाँ पर बनी होती थी और इस सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें धूसर या फिर चित्रित धूसर मृदभांड की तो वो आर्यों से रिलेटेड है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि धूसर और चित्रित धूसर की बात करेंगे तो वो आपके किससे रिलेटेड है, आर्यों से रिलेटेड है। बट अगर हम बात कर रहे हैं ऐसी पॉटरी की जो रेड कलर में हो, जिसके ऊपर मार्क बने हो या आकृतियां बनी हो ब्लैक कलर से, तो वो किसकी है, आपकी हड़प्पा सभ्यता की। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलाने वाले जो चाक होते थे उसका यूज़ किया जाता था। जब हम बात करते हैं परिपक्व अवस्था की हड़प्पा सभ्यता में, तब तक धीरे धीरे वो पैर से हाथ पर आ चुके थे। मतलब अब जो चाक चलाए जाते थे वो हाथ से चलाए जाते थे। इसके बाद आगे बात करते हैं कि डिज़ाइन के आधार पर जो बर्तन थे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। एक है आपके बिना डिज़ाइन वाले बर्तन, दूसरे हैं आपके चित्रित मृदभांड। मृदभांड बनाने के लिए मिट्टी में रेत का यूज़ किया जाता था, जिससे क्या होता था कि जब पक जाते थे मृदभांड तो वो हल्के भूरे लाल रंग के हो जाते थे। मृदभांड के ऊपरी हिस्सों पर लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से पे जो काले रंग के विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। ये सारी स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं उनकी। इसके बाद इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी हमने देखा है। जबकि वैदिक सभ्यता की बात करें तो उसके लोग लोहे का यूज़ करते थे और अच्छा खासा उनको ज्ञान था। शस्त्र भी उन्होंने बनाए थे रक्षा करने के लिए। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि इस सभ्यता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन यहाँ पाई जाने वाली मोहरें हैं। मोहरों से यहाँ पर काफ़ी कुछ पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सभ्यता के लोगों को चांदी की जानकारी थी। अब ये चांदी कहाँ से ये लोग लेते थे, एक तो आपका राजस्थान की जावर और अजमेर खान थी, यहाँ से चांदी प्राप्त करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इस सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, लेकिन जो अनेक यहाँ पर सैंधव पुरास्थल मिले हैं वहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा और मुहरें इसको प्रमाणित करते हैं। सो मूर्ति पूजा प्रचलित थी, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया पॉइंट है। कैसे पता चलता है कि मूर्ति पूजा जो थी वो प्रचलित थी, उसका जो कारण है वो क्या है कि यहाँ से देवी की प्रतिमा मिली, मातृ देवी की, और मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता की मोहरें और टेराकोटा कलाकृतियों से हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा इन सब के अंकन जो हैं मिले हैं मोहरों पे। लेकिन अगर हम गाय की बात करें तो गाय के अंकन नहीं मिले हैं। गाय की अगर हम बात करते हैं तो गाय को जो महत्व दिया गया वो वैदिक काल में दिया गया है। इसके बाद आगे बात करें पशु संबंधी जो फैक्ट्स अभी तक पूछे गए हैं, इसमें हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल इस सब के चित्र मिले हैं। घोड़े के चित्र का अभाव है, हालांकि घोड़े की अस्थियां जो हैं वो लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा इन 3 जगह से प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रखना है, लोथल से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं और कालीबंगा से। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ खींचने में किया जाता था, इसके साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय और हाथी के अवशेष यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा बाघ और चीता इसके अवशेष की प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है। शेर का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता। तो एक तो आपको याद रखना है कि शेर का यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा, गाय और हाथी के अवशेष मिले हैं, लेकिन गाय इतनी ज़्यादा डोमिनेट करती थी, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल था, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। उसको वैदिक कल्चर में ही, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन में जाकर फिर उसको इम्पोर्टेंस मिली है। इसके बाद इस सभ्यता के संदर्भ में जो विभिन्न मत हैं, ठीक है, अब ये क्या है, अगर हम E.J.H. मैके की बात करें तो इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो सुमेर, दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन यानी कि माइग्रेशन की वजह से हुई है। जो लोग माइग्रेट करे आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया से, वहीं से जो लोग माइग्रेट करे उन्हीं से जो है धीरे धीरे हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। D.H. गार्डन और मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया सभ्यता के विचार के प्रवसन
के कारण हुई है, इन्होंने ऐसा बोला है। मतलब इनका भी कहना यही था कि बाहर से लोग माइग्रेट करे, विचार माइग्रेट हुए, उससे पूरी ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई। अमलानंद घोष की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के फलस्वरूप हुआ है। इसके बाद स्टुअर्ट, पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ वेल्स, रफीक मुगल, इन सब का मानना यह था कि इस सभ्यता के विकास और उत्पत्ति के लिए स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी की वजह से मतलब यहीं से सब डेवलप हुआ है। इन्होंने ये चीज़ नहीं मानी कि विचारों का माइग्रेशन हुआ है, फिर लोगों का माइग्रेशन हुआ जिसकी वजह से सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। इसके बाद एम रफ़ीक मुगल की बात करें तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला, इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है, ये चीज़ इन्होंने बोली है। ठीक है, मतलब इनका ये बिल्कुल कहना नहीं था कि बाहर से लोग आए थे उसकी वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद हड़प्पा से रिलेटेड जो साइट्स हैं उसके खोजकर्ता और वर्ष की बात करें तो हड़प्पा जो साइट है ये दयाराम साहनी ने 1923 से 24 के बीच में इसका उत्खनन किया। हस्तिनापुर की बात करें वी लाल 1950 से 52, तक्षशिला की बात करें जॉन मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी की बात करें तो NG मजूमदार 1936 से 37। इसके बाद दूसरे हड़प्पा स्थल की बात करें, सबसे पहले हड़प्पा की ही बात करते हैं। मोंटगोमरी, ये आज की डेट में शाहीवाल ज़िला जो पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक है, वहाँ पर ये साइट लोकेटेड है। रावी नदी के तट पर ये बसी हुई है। सर जॉन मार्शल इनके निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और 1926 की बात करें तो माधव स्वरूप वस्त जो हैं वो इससे इन्वॉल्व रहे थे और यहाँ से शवादान R37 ये। के बाद आगे बात करते हैं हड़प्पा के जो स्थल हैं उनके खोजकर्ता और वर्ष के बारे में। तो अगर हड़प्पा की बात करें दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन स्टार्ट करा गया और ये 1921 में खोजा गया। हस्तिनापुर की बात करें वी लाल 1950 से 52, वहीं तक्षशिला की बात करें जॉन मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी की बात करें तो NG मजूमदार 1936 से 37। अब सबसे पहली साइट जो हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो क्या कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो अब तक पूछा गया है। सबसे पहली बात इसकी लोकेशन। मोंटगोमरी जो आज की डेट में शाहीवाल ज़िला पंजाब पाकिस्तान में है, वहाँ पर इस साइट को खोजा गया और जो रिवर है वो कौन सी, रावी नदी के किनारे पर। सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने इसे खोजा और माधव स्वरूप वस्त ये भी इससे इन्वॉल्व रहे थे 1926 में। यहाँ से एक जो उत्खनन से प्राप्त हुआ वो था आपका शवाधान R37। मोहनजोदड़ो की बात करें 1922 में रखालदास बनर्जी इनके द्वारा इसको खोजा गया सिंध पाकिस्तान में और यहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली। इसके अलावा यहाँ से एक मोहर मिली जिस पर योगी की आकृति बनी हुई जो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। सींग युक्त देवता का भी यहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा महान स्नानागार की बात करें जिसकी लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 33 मीटर, ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट साइट की बात करते हैं लोथल की। SR राव, रंगनाथ राव जो हैं इन्होंने इसका उत्खनन किया। ये भोगवा रिवर के तट पर है और ये जो है आपकी खंबात की खाड़ी में लोकेटेड और यहाँ से गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला। 3 युगल समाधि यहाँ पर मिली हैं। कालीबंगा की बात करें ये हनुमानगढ़ राजस्थान में लोकेटेड है, घग्गर नदी के किनारे लोकेटेड है और अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक युगल समाधि यहाँ से मिली। इसके अलावा मरण पट्टिका पर एक दोहरे सींग वाले देवता का अंकन इसमें किया हुआ था। रंगपुर की बात करें सौराष्ट्र गुजरात में लोकेटेड है और यहाँ से प्राक सभ्यता, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा सभ्यता इन तीनों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। प्री मैच्योर, स्टैग्नेंट और मैच्योर तीनों ही हड़प्पा के जो फेजेस रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के उसके साक्ष्य मिलते हैं रंगपुर से। रोपड़ की बात करें तो ये जो साइट है आपकी सतलज नदी के किनारे है। धौलावीरा की बात करें इसका उत्खनन RS विष्ट ने किया। गुजरात में कच्छ के रण में ये लोकेटेड है, ठीक है, और ये जो नगर है ये आयताकार बना है। इसके अलावा इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर इसमें डिवाइड किया गया था। ये भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी साइट है। अगर भारत में स्थित सबसे बड़ी साइट की बात करें तो राखीगढ़ी है, सेकंड नंबर पर आता है धौलावीरा। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। शैलकृत जलकुंड ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें वनावली की, तो यहाँ घग्गर नदी फतेहाबाद हरियाणा में लोकेटेड है, मतलब घग्गर नदी के किनारे तट पर है ये, फतेहाबाद हरियाणा में, और यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति जो है वो मिलती है।
इसके बाद दधेरी की बात करें तो यह एक परवर्तीपुरा स्थल है, लुधियाना पंजाब में लोकेटेड है। चित्रित धूसर मृदभांड काल से ये रिलेटेड रही है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। दैट मीन्स कि ये आपकी हड़प्पा की साइट नहीं है, ये किसकी साइट है? आपकी आर्यों के टाइम की, जब आर्य आ गए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किस तरीके के मृदभांड मिले हैं? चित्रित धूसर मृदभांड। इसके बाद राखी गढ़ी की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे लोकेटेड है, हिसार हरियाणा में है। खोज किसने करी? सूरजभान ने। कब करी? 1969 में। और यहाँ से एक युगल समाधि मिली है। इसके बाद नेक्स्ट साइट की बात करें तो वो है आपकी दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। मांडा की बात करें जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। बालू की बात करें हरियाणा में लोकेटेड है। पादरी की बात करें तो ये आपकी गुजरात में अवस्थित है। चन्हूदड़ों की बात करें तो 1931 में ये साइट खोजी गई। एमजी मजूमदार इसके उत्खनन से रिलेटेड रहे। इसके अलावा 1935-36 में मैके ने भी इस साइट पर काम किया है, मतलब उत्खनन से इन्वॉल्व रहे थे। सो मैके और मजूमदार दोनों ही चन्हूदड़ों से रिलेटेड रहे हैं। ये साइट पाकिस्तान में लोकेटेड है। और इसके बाद अगला है आपका गनवेरी वाला, ये साइट भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोट दीजी की बात करें तो ये साइट भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। देसलपुर की बात करें तो ये गुजरात में लोकेटेड है। वहीं सुरकोटदा की बात करें तो इसके उत्खनन से रिलेटेड रहे थे आपके जेपी जोशी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो हड़प्पा के स्थल रहे हैं। इसमें आलमगीरपुर है, हुलास है, सनौली है और मांडी गांव है। आलमगीरपुर की बात करें उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। हुलास की बात करें ये भी यूपी में लोकेटेड है। सनौली की बात करें तो ये बड़ौत बागपत में लोकेटेड है। और यहाँ से 125 मानव शवाधान जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है ये प्राप्त हुए हैं। शवाधानों से दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली। इसके अलावा जानवरों की हड्डियां भी यहाँ पर शवाधान से प्राप्त हुई हैं। मांडी गांव की बात करें ये बगरा ब्लॉक मुजफ्फरनगर जिले में लोकेटेड है। उत्खनन से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उसमें खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण मिले, सिक्के मिले, बर्तन मिले, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और इससे जो है हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। सो ये तो सारी बातें हो गई हड़प्पा सिविलाइजेशन की। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखना है जो बुक में गिवन है, दैट इज सोहगौरा गोरखपुर। ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, साइट है। और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने के जो विवरण है उसको दिया गया है। ठीक है। सो इसी के साथ आज का ये वाला सेशन यहाँ पर एंड होता है, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो अभी तक पूछा गया है उन सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर कवर अप किया है। ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ये पूरा इनिशिएटिव इसलिए है कि जब आपका एग्जामिनेशन होगा उस मोमेंट पे पूरी घटना चक्र को रिवाइज करना लगभग इम्पॉसिबल है। सो अगर आपने नहीं ऐसा करा है तो अब इस वाले वीडियो के थ्रू या फिर ये जो नोट्स आप देख रहे हो इसके थ्रू आप तुरंत जो है सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।